मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलर शाजापुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर विभाग अंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। आज आप लोगों को एनल फिशर के बारे में बताने आया हूं, जिसे परकर्तिका भी कहते हैं। तो मित्रों, एनल फिशर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जानने के लिए देखते बने रहिए हमारे साथ। एनल फिशर, एनल जैसा कि पता ही लगता है कि एनस यानी कि मलद्वार, और फिशर माने होता है कोई क्रैक। तो मलद्वार पर कोई भी क्रैक आ जाए, कोई कट लग जाए, है ना, तो वहां पर एक एनल फिशर डेवलप हो गया। अब कई बार हम देखते हैं कि मलद्वार यूं बंद पड़ा रहता है, ये बंद पड़ा हुआ मलद्वार इस तरह से। अब इस तरह से ये बंद पड़ा हुआ, जब मल निष्कासित होगा यहाँ से तो ये क्या है, खुलेगा, और खुलते खुलते ये हो गया। मल का साइज सपोज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये निकल नहीं पा रहा। अब क्या करेगा, ये क्रैक कर देगा, निकलेगा तो बट क्रैक कर देगा, यानी कि फाड़ देगा इसको। अब ये सपोज यहाँ से, ये आप दिख रहे होंगे, या ये क्रैक आ गया। अब क्रैक आ गया तो कहीं पर भी कोई कट लग जाए या क्रैक आ जाए तो क्या होता है, जलन पड़ती है और दर्द होता है। परिणामतः ब्लीडिंग भी कभी कभी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे के लिए, पूरा दिन के लिए फिर बंद पड़ा हुआ मलद्वार, फिर बंद पड़ा हुआ, इसी तरह से लगभग आप संरचना मान लीजिए। और जब अगले दिन फिर हम लैट्रिन के लिए जाएंगे, मलत्याग के लिए जाएंगे, बाय द वे जो इसका बोलस हुआ बहुत हार्ड स्टूल या बहुत ज़्यादा बोलस बड़ा सा बन गया, तो क्या हो गया, फिर इसको पुनः इस तरह से ये निकलेगा मलद्वार से मल, और ये इसको फिर जख्म को, क्रैक को, ये जो क्रैक है दिख रहा होगा आपको, ये या ये मान लीजिए, कि फिर इसको बढ़ा देगा। परिणाम क्या होगा कि छिल जाएगा, रगड़ खा जाएगा। जैसे कोई जख्म यहाँ पर हो, अब ऐसे करके रगड़ दें, और कट वाला हो तो शार्प होता है, वहाँ पर दर्द भी ज़्यादा होगा, जलन भी होगी, और बार बार यही प्रक्रिया यदि बनी रहती है, लगातार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहे, तो फिशर बना रहता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ कि कब्ज का बना रहना, यानी कि 3 तरह से होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास होना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना मलत्याग के लिए, या फिर थोड़ा सा मलत्याग हुआ, थोड़ी देर और बैठे रहे, फिर थोड़ा सा मलत्याग हुआ, तो ये कॉन्स्टिपेशन में आते हैं। तो कब्ज का रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन बहुत मस्ट है, इसकी चिकित्सा में अभी हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, प्रतिदिन जो लग्जेटिव लेते रहते हैं, मल पतला होके आते रहे, वहाँ पर भी क्या होता है कि मल पतला आ जाएगा, और ये जनरली जो मलद्वार पड़ा हुआ ये डेली नॉर्मली खुलता है। अब सपोज क्रैक है तो पतला लैट्रिन आ जा रही है, वो निकल जाएगी तो ज़्यादा खुलेगा नहीं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन परमानेंट क्या होता है, हल्की सी फाइब्रोसिस डेवलप होकर के कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, और वहाँ से भी क्रैक एक बनने की संभावना रहती, क्रैक बना रहता है। स्पाज्म ऑफ एनल फिशर की बात करते हैं। सेप्टिक मटेरियल जो है वो एनल पॉकेट्स में भर जाता है, और वहाँ पर भी स्पासिटी और डेवलप कर जाती है, और परिणाम क्या होता है, एनल एब्सिस वगैरह बनने का भी डर रहता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं एनल फिशर बनने के। रिमूवल ऑफ एक्सेस टिश्यू ऑफ एनल कैनाल ड्यूरिंग हेमराइडोक्टोमी, जिस समय हेमराइड्स या इंटरनल पाइल मासेस को जिस समय कट किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस टिश्यू ऑफ हेमराइड्स, उस दौरान भी फिशर या क्रैक आने की संभावना रहती है, और ऐसे में स्टेनोसिस भी होने की संभावना रहती है। एक प्रॉक्टोकोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी जिसे कहते हैं, बार बार मलत्याग के लिए जाते हैं और वहाँ पर ब्लड के साथ, पेट में ऐंठन के साथ मलत्याग होता है, तो बार बार मलत्याग होने पर भी फिशर होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त क्रॉन्स डिजीज होती है एक, जो इंटेस्टाइन, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्रॉन्स डिजीज में माउथ से लेकर के और एनस तक जितना भी इंटेस्टाइनल पाथ है, कहीं पर भी क्रॉन्स डिजीज अल्सरेशन हो सकते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में केवल कोलन में ही अल्सरेशन हो जाता है। वो ये थोड़ा विशेष अंतर है। इसकी वजह से भी बार बार मलत्याग होगा और क्रैक या एनल फिशर आने का संभावना रहती है।
इसके अतिरिक्त बार बार डिसेंट्री होना, पेचिस का हो जाना, बार बार डायरिया का होना, ये भी क्या करता है, एनल फिशर बना देता है। पैथोलॉजी क्या है, सीधी सीधी बात है कि जब मल हार्ड पास होगा या बार बार आएगा तो वहाँ पर एक क्रैक बन जाता है। और आपको बता दें, जो पेरिनियल पार्ट होता है मलद्वार का, वो पार्ट जो यूरिन की तरफ जाता है, वहाँ पर मस्कुलेचर क्या ऐसा होता है, वहाँ पर मस्कुलेचर सॉफ्ट होता है। तो जहाँ सॉफ्ट मस्कुलेचर होता है तो वहाँ पर फिशर होने की संभावना कम होगी। हम लोग इसे कहते हैं कि 12 o'clock पर संभावना कम रहेगी। अब जहाँ पर मस्कुलेचर हार्ड होता है 6 o'clock पर, जहाँ पर एनल जो कॉकिक्स वाला रीजन होता है, रीढ़ की हड्डी वाला लास्ट पोर्शन होता है, पीछे का पोर्शन होता है, उस तरफ जहाँ पे क्लीवज होता है, वहाँ पर मस्कुलेचर बहुत हार्ड होता है। और हार्ड जहाँ पर होती है वो चीज़ जल्दी क्रैक हो जाएगी। और इसलिए 6 o'clock पर, यानी कि जिस तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, कॉकिक्स वाला रीजन, उस तरफ वाला मलद्वार अक्सर क्रैक होता है हार्ड स्टूल पास होने के दौरान। महिलाओं में, फीमेल्स में ड्यूरिंग पार्टुरेशन, जब बच्चे प्रसव होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उस दौरान भी मलद्वार क्रैक हो जाता है, वहाँ 12 o'clock पर भी फिशर बन सकता है। जहाँ से फिशर बनता है वहीं पर एक स्किन का जो पार्ट होता है वो हल्का सा क्रैक होता है और लटक मार जाता है, उसको हम कह देते हैं सेंटिनल टैग। यदि बार बार हार्ड स्टूल पास आउट हुआ तो क्रॉनिक एनल फिशर में कन्वर्ट हो जाएगा और परमानेंट सेंटिनल टैग या बादी बवासीर बन जाएगा। और ये संभावना रहती है। ये था कि किस तरह से एनल फिशर बनता है। अब एनल फिशर में क्या क्या आपको मुख्य चीज़ें मिलेंगी। दर्द बहुत ज़्यादा होगा, असहनीय पीड़ा, मल त्याग के दौरान से लेकर आधे आधे दिन तक दर्द रहता है। ब्लीडिंग में होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ रगड़ खा जाएगी तो बूंद बूंद करके ब्लड भी आएगा, यही खास पहचान है। इंटरनल हेमराइड्स में ब्लीडिंग होती है, फुहार मार के, और दर्द नहीं होता है। और एनल फिशर में ब्लीडिंग बूंद बूंद करके होगी और दर्द और जलन बहुत ज़्यादा होगी। स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, सेंटिनल टैग बड़ा हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। और कभी कभी वहाँ पर इन्फेक्शन, जो एनल फिशर की पॉकेट होती है उसमें मल के कण फंस जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, एक एब्सेस भी क्रिएट हो जाता है और सेंटिनल टैग के नीचे छोटा सा फिस्टुला भी बन जाता है। वहाँ पर खुजली और प्योरुलेंट डिस्चार्ज भी होता है। अब डिजिटली जब हम उंगली से देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम बाहर से ही देख लेते हैं। दोनों उंगलियों को, दोनों अपने थम्स को आपने बड़ी इजीली पेशेंट को पहले लिथोटमी पोजीशन में लेटाला। लिथोटमी पोजीशन वो कहलाती है जैसे हम चित लेट जाएं, पीठ नीचे और पेट ऊपर, और पैरों को मोड़ लें, अपने पेट से लगा लें। अब जो डॉक्टर है, एग्जामिनेशन करने वाला स्टूल पड़ा हुआ है और वो आराम से देखता है। ग्लव्स पहने हुए हैं, पहले स्टेरिलाइज जो भी हमारा पोविडीन है या फिर स्पिरिट है सेबलाने, उससे साफ करते हैं। फिर ग्लव्स के माध्यम से लेटरली दोनों तरफ, बाईं तरफ दाईं तरफ, हम क्या करते हैं, वो उसको हिप्स को पकड़ के इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो आपके सामने है, ये इस तरह से एग्जामिनेशन किया जा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे और इजीली एक क्रैक दिख जाता है। उसके बाद पेशेंट को बहुत देखते समय एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि पेशेंट कंफर्ट रहे कि भैया आप यहाँ दर्द को दूर करने के लिए आए, दर्द हम बढ़ाएंगे नहीं। पेशेंट को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ल्यूब्रिकेशन, आपने कोई ज़ाइलोकेन जेली ले ली तो और उसको फिंगर टिप पे लिया और बहुत इजीली, चाहे लेफ्ट हैंड से जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, चाहे राइट की, उससे इजीली कंप्रेस किया। यदि पेशेंट स्पास्टिटी, जब जहाँ दर्द होगा वहाँ मांसपेशियाँ क्या सिकुड़ेंगी, तो स्पास्टिटी कर रहा है तो उसको ज़ाइलोकेन जेली और लेकर के फिंगर को हल्का सा इंसर्ट करेंगे। जो क्रैक का या फिशर का पोजीशन होगी वो थोड़ी सी पेनफुल होगी, हार्ड महसूस होगी, इंड्यूरेटेड होगी, और फिर वहाँ पर आप फिंगर को इंसर्ट कर देंगे और पीआर में चारों तरफ देख लेंगे कि भैया और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ तो नहीं है। कभी कभी एनल पैपली पाई जाती है एनल फिशर के ऊपर में, और नीचे तो सेंटिनल टैग होता ही होता है, क्योंकि एनल वॉल्व जो होते हैं, एनल साइनसेस होते हैं, जो पेक्टिनेट लाइन होती है, वहाँ पर अक्सर एनल पैपली डेवलप कर जाती हैं एनल फिशर के दौरान। और जब इजीली पेशेंट ने इंस्पेक्शन करा लिया, आपने देख लिया, तो उसके बाद में प्रॉक्टो, इसको जो हमने पाल्पेशन भी कर लिया, उंगली से चारों तरफ चेक कर लिया, कोई एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ नहीं है,
फिर प्रैक्टोस्कोपी की। प्रैक्टोस्कोप भी लिटिल साइज, मीडियम साइज और बिग साइज आते हैं। सबसे छोटा साइज डाल के देखा, यदि उसमें प्रॉब्लम होती है तो पहले डायलिटेशन कर लें डायलिटर के माध्यम से, और वहाँ पर प्रैक्टोस्कोपी करने के बाद क्लियर कट दिख जाएगा। यदि कोई पॉलिप है तो, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ है तो, हेमराइड्स है तो भी दिख जाएगा, और फिशर का पार्ट भी दिख जाएगा। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट का पार्ट होता है? ट्रीटमेंट में देखिए, सबसे पहले तो हम लग्जेटिव देते हैं, जिससे मल बहुत पतला और खुल के आए, पाचन प्रक्रिया आपकी दुरुस्त रहे, एसिड भी नहीं बनने पाए। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि अरहर, उड़द, चना, मटर, मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें, चाट पकौड़े, समोसे, गर्म चीज़ें, खट्टी चीज़ें, भारी चीज़ें, हैवी प्रोटीन्स ना लें। जातियाती तेल का प्रयोग कराते हैं, अभिहारिस्ट का प्रयोग कराते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो पुष्टिराज का भी प्रयोग कराते हैं। एसिड बनना है तो अम्लपित्त शामक चिकित्सा भी करते हैं। क्षार सूत्र के माध्यम से एक टर्म होता है कि क्लोज्ड पोस्टीरियर स्फिंक्टेरेक्टोमी वर्ड बोलते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड पोस्टीरियर स्फिंक्टेरेक्टोमी करके एक आर्टिफिशियल फिशुला बना देते हैं, और हर 8वें दिन थ्रेड को चेंज करते हैं, और ये 6 o'clock पर जहाँ पर एनल फिशर होता है उससे 2 सेंटीमीटर बिलो जो है मिड लाइन जो होती है पोस्टीरियरली, वहाँ पर हम आर्टिफिशियल फिशुला बनाते हैं। 8 से 10 धागे पड़ते हैं, लगभग 2-2.5 महीने में मरीज कंप्लीट फिट हो जाता है, चलता रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करते हैं कि ये किससे किससे कंफ्यूज हो सकता है एनल फिशर, तो उसमें कई रोग होते हैं जिसमें एनल फिशर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें कार्सिनोमा, कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट वो पीआर करने पता लग जाता है। एनल सिफिलिस में एनल क्वांडालोमा डेवलप कर जाते हैं, वहाँ पर भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं एनल फिशर है या नहीं है। प्रैक्टोकोलाइटिस विद फिशर हो जाती है, वहाँ पर भी। प्लूराइटिस एनआई, खुजली सी पड़ने लगती है, वहाँ पर भी एक क्रैक से आ जाते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर्स भी होते हैं कभी कभी, वो भी पता लग जाता है। क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। अब हम कुछ चित्र के माध्यम से आपको पुनः दिखा दें ये क्या कैसे एनल फिशर। देखिए, ये इसमें देख रहे होंगे एक चित्र में, ये सेंटिनल टैग है और फिशर है, ये सेंटिनल टैग है, और कभी कभी फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो जाता है। ये परम सिद्धे डॉक्टर लालता प्रसाद जी के बुक के माध्यम से हमने किताब के माध्यम से इन चित्रों को लिया है। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे क्षार सूत्र विधि से हम क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टेरेक्टोमी करते हैं। यहाँ पर सेंटिनल टैग को क्षार सूत्र को लाइगेट कर देते हैं, ये इस तरह से सूख जाता है, और उसके बाद में ये 5-6 दिन के बाद हट जाता है। और ये आप देख रहे होंगे किस तरह से किया जाता है, और बड़े इजीली इसको क्षार सूत्र विधि से किया जाता है। और ये क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टेरेक्टोमी करके हमने आर्टिफिशियल फिस्टुला भी बना दिया, और इस तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे गुरुदेव परम सिद्धे डॉक्टर लालता प्रसाद जी के माध्यम से। और इस तरह से हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 o'clock, तो जनरली 70% जो है पोस्टीरियरली एनल फिशर पाया जाता है, और 30% एंटीरियरली पाया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एनल फिशर। तो नमस्कार, थैंक यू। कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है, पाइल्स हो, फिस्टुला हो, एनल फिशर हो, सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन का रिमूवल। उसके लिए मैं बताता हूँ, अभिहारिस्ट 6 चम्मच 2 बार खाने के बाद बराबर मात्रा पानी से, जात्यादी तेल का एप्लीकेशन, और पंचकार्ड चूर्ण रात्रि में सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से हार्ट से बात लेते रहें, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007216775। पुनः सुन लें 7007216775। नमस्कार, जय हिंद।